नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, ज़िंदगी है तो मौत आनी है एक दिन, लेकिन हर इंसान की एक उम्र होती है जीने की। उम्र से पहले मौत का मातम उस माँ से पूछिए जिसका इकलौता लाडला बेटा, आंखों का तारा, 18-19 साल का बेटा मौत की नींद सो चुका है। आखिर क्या है इस पहेली का रहस्य? ये जानने के लिए आपको चलना होगा 6 साल पीछे। मंजू पांडे, मैं खिड़की एक्सचेंज के इलाके में रहती हूँ और मैं यहाँ 15 साल से रह रही हूँ। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स कर रहा था। आप लोग यहाँ पता कर सकते हो खिड़की एक्सचेंज के इलाके में। 27/7/2013 की रात को दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने गोली मार के हत्या कर दी थी और हत्या को ढकने के लिए उसने स्टंट बाइकर का नाम दिया था कि भाई उनका बेटा स्टंट कर रहा था, जबकि मेरा बेटा है तो कोई बाइक चलानी नहीं जानता ना, क्या वो बाइक उसकी थी। मेरे लड़के को तो एक कोई लड़का लेके गया था, पुनीत शर्मा नाम का लड़का, और उसको पता है आगे क्या हुआ। उस रात की कहानी का मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, वो उस कहानी का तो पुनीत शर्मा को पता है। उस दिन का 10वां दिन गवाह पुनीत शर्मा है। खाना खाएगा? हाँ मम्मी भूख लगी है, ब्रो खाना दे दो थोड़ा। चल बैठ, लेके आते फिर बात करते हैं। फिर से ख्यालों में खो गया? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। देख, तेरी पसंद के कड़ी चावल बनाए हैं आज, तुझे पसंद है ना बहुत। वाह माँ, थैंक यू माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। और तू दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। चल खा ले। रुक रुक रुक, मैं खिलाती हूँ। कैसे बनी? अच्छा है माँ। खा ले। अब मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ, आराम से खा और कुछ मत सोच। एंजॉय योर फूड। अच्छे? बहुत सारे बनाए हैं, आराम से खा। आखिर उस दिन करण अगर अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देता तो शायद उसके साथ वो नहीं होता जो हुआ। दोस्तों, एक बात यहाँ और कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाइए ताकि वो हर बात आपसे शेयर कर सके। खैर, आप देखिए ये कहानी। 28 तारीख की सुबह 6:30 बजे पुलिस वाले आए थे, जिसमें मधुकर वर्मा थे, एसओ थे और आईओ थे, और छोटी छोटी बंदूक लेके 4 पुलिस वाले वो थे, मिलिट्री के से थे वो, और उसके साथ पुनीत शर्मा था और पुनीत शर्मा के फादर थे। इस तरीके से पुलिस ऑफिसर मेरे घर में 8-10 पुलिस वाले आए थे यहाँ पर और कह रहे थे कि आपके बेटे का रोड एक्सीडेंट हो गया, आप राम रॉय हॉस्पिटल में चलो अपने बेटे की आईडी लेके। तो अपने बेटे का वो जन्म सर्टिफिकेट होता वो लेके गई थी उन्हों के साथ। वहाँ जाके उन्होंने मुझे काफ़ी परेशान किया, आपका बेटा कैसा था कैसा नहीं था, उसके दोस्त कौन थे कौन नहीं थे, आप हमें बताओ। मेरी वीडियो बनाते रहे थे, वो मुझे काफ़ी परेशान करते रहे थे। काफ़ी 1.5-2 घंटे के बाद परेशान करने के बाद मैंने बहुत उन पर गुस्सा किया कि मुझे मेरे बेटे से तो मिलवाओ, उसको कितनी चोट लगे कितनी नहीं लगे, मेरे बेटे से मिल के ही बताऊँगी उसको कौन लेके आए थे यहाँ पर, कैसे एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने फिर ले जाके मुझे, मेरा काफ़ी गुस्सा होने के बाद ले जाके मुझे और मेरे बेटे को मृतक मुझे दिखा दिया और कि ये आपके बेटे की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। दिखाने के बाद फिर वो मुझे मंदिर मार्ग के थाने में एक कमरे के अंदर ले जाके मुझे बिठा दिया कि आप यहाँ बैठ जाओ, सो जाओ और आपका बेटा 2-4 घंटे हम दे देंगे। ये कह के मुझे बिठा के वहाँ चले गए। वहाँ फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया कि ऐसे मेरा लड़का मर गया है और मुझे नहीं पता मैं यहाँ कहाँ हूँ। इतने में एक लेडीज़ पुलिस वाली मेरे लिए चाय लेके आई थी, तो मैंने रोते रोते अपनी बहन से उसकी बात कराई थी, तो उसने बोला आपकी बहन मंदिर मार्ग थाने के अंदर है। उसके बाद कुछ समय बाद मेरी बहन आ गई थी और मेरी सिस्टर ने मुझे मिलके बोला कि तेरे बेटे को तो एक दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर रजनीश परमार ने गोली मार के हत्या कर दी है। ये बात सुन के तो बिल्कुल से बेहोश हो गई थी। उसके बाद वहाँ के नज़दीक का हॉस्पिटल था, ऐसे दिल्ली हार्ट कुछ करके हॉस्पिटल था, वहाँ मुझे लेके गए थे बेहोशी हालत में और फिर वहाँ से बेहोशी हालत में मुझे घर लेके आए थे। उसके बाद मैं यहाँ आई तो काफ़ी सारी मीडिया आई हुई थी यहाँ पर मेरे घर पे और उस टाइम में काफ़ी पूरे यहाँ नेशनल मीडिया ने मेरे बच्चे का केस दिखाया था
कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने गोली मार के हत्या कर दी, जिन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर बच्चों ने कुछ ऐसे गलती भी की थी तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, गोली चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और वीआईपी इलाके में तो पत्थर होते ही नहीं हैं, तो ये पत्थर कहाँ से दिखाया उन्होंने? नेशनल मीडिया ने और न्यूज़पेपर ने काफ़ी मेरे बच्चे का मामला दिखाया था, मगर दिल्ली पुलिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। 27 जुलाई 2013 की सुबह जब दिल्ली पुलिस के सिपाही मंजू पांडे के घर पहुंचे और उन्होंने जो खबर करण की मां मंजू पांडे को सुनाई, उसे सुनकर मंजू पांडे का कलेजा बैठ गया। कोई है अंदर? आ रहे हैं आ रहे हैं। हाँ जी भाई साहब। जी करण वर्मा जी का घर यही है? नहीं भाई साहब, करण वर्मा का नहीं, करण पांडे का घर है। अरे हाँ वही करण पांडे। आप चलिए हमारे साथ। क्या हुआ भाई साहब? आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है। चलिए मेरे बच्चे का, मेरे बेटे का एक्सीडेंट? मेरा करण घर पे है, सो रहा है। मैडम हमें यहाँ झक मारने आए हैं क्या? जाके चेक कीजिए। आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। करण, बेटा करण। करण घर पे नहीं है। हम तो मैडम पहले ही कह रहे थे कि अपने बेटे को संभाल कर रखा करे। चलो ठीक तो है ना वो? आप चलिए हमारे साथ चलिए। हाँ मैं चलती हूँ आपके साथ। आनंद फानन में मंजू पांडे राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसका इकलौता बेटा करण अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि घंटों इंतज़ार करने के बाद भी पुलिस ने ये नहीं बताया कि करण की लाश कहाँ रखी है। आखिर क्यों? मेरे बेटे ने कभी बताया नहीं कि पुनीत शर्मा नाम का उसका कोई दोस्त है। पुनीत शर्मा उस दिन मेरे बेटे को लेके गया था और ले जाके मेरे बेटे को वहाँ मरवा दिया। और क्या कि सुबह जब वो पुलिस के साथ आया था 28 तारीख की सुबह 6:30 बजे, जबकि पुलिस कहती है कि उसको भी गोली लगी थी करण के साथ वो भी घायल हुआ था और आईसीयू में था। अगर वो आईसीयू में होता तो 6:30 बजे पुलिस के साथ मेरे घर पे क्या कर रहा था वो? और मेरे बेटे की मौत पे वो मेरे घर आकर सीढ़ियों में खड़ा हंस रहा था वो। तो जैसे कि उसका कोई बहुत बड़ा मकसद पूरा हो गया और मेरे बेटे और पुनीत शर्मा की एफआईआर किएगी सरकारी प्रॉपर्टी तोड़ने की उसमें, और 7 धारा लगाई पुनीत शर्मा के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर। तो पुलिस वालों को उसको 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना चाहिए था, जो कि पुलिस वालों ने आज तक पुनीत शर्मा को एक दिन के लिए भी अरेस्ट नहीं किया, ना कोर्ट में पेश किया। Grieved mother of Karan Pandey, who was shot dead by police on Saturday night on Parliament Street in an attempt to stop group of bikers from performing stunts, demanded immediate arrest of the police personnel responsible for her son's death. Karan's mother, who is sitting in front of the mortuary after her son's body is reportedly kept, told NNIS that neither is the police handing over the body of her son, nor are they informing whether the post-mortem has been conducted. गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को कि जी यहाँ नहीं है, वहाँ है, हमें कोई ठीक बात नहीं बता रहे। अभी भी हमने यहाँ 50 लोगों से पूछ के हम यहाँ आए, हमारे बेटे यहाँ ही है। इसका नाम क्या हैगा? मॉर्चरी में हैगा मेरा बेटा, और हॉस्पिटल वाले मना करते कि आपका बेटा यहाँ नहीं हैगा। आप पुलिस से जाकर पूछताछ करो, और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही हैगी। पुलिस के लिए जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई करी जाए, और जो लड़के का हाथ था मेरे बेटे की उसमें, उनको जल्दी से जल्दी क्या क्या। Karan Pandey was shot dead by police in an attempt to puncture the tire of the bike he was pillion riding on, while the rider Puneet Sharma was injured. साल 2013 में इस मामले को खूब उछाला गया, मतलब टीवी में, अखबारों में इस मामले को खूब तरजीह दी गई। लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने इस महकमे को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि करण की लाश भी मंजू को 3 दिन के बाद दी गई। आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से पुलिस महकमा इस मामले की लीपापोती में लगा हुआ था? दिल्ली पुलिस के हाथों एक 19 साल के लड़के की मौत। पुलिस का दावा, लड़का बाइक स्टंट करने वाले ग्रुप में शामिल। पुलिस ने इस गैंग को रोकने के लिए अपनी 303 बंदूक से गोली चला दी।
लेकिन एक जांच रिपोर्ट ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस जांच रिपोर्ट के मुताबिक मारा गया लड़का करण पांडे उस ग्रुप में शामिल ही नहीं था। तो क्या हत्यारी है दिल्ली पुलिस? 28 जुलाई 2013 की रात को इंडिया गेट सर्कल में आखिर क्या हुआ था? इससे जल्द पर्दा उठ सकता है। बाइक सवार युवक की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच पूरी हो गई है। मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंप दी है। जांच के मुताबिक दिल्ली पुलिस के दावे झूठे थे। पुलिस के दावों के उलट मारा गया लड़का बाइकर गैंग का सदस्य ही नहीं था। इतना ही नहीं, पुलिस का वो दावा भी झूठा साबित हो सकता है जिसमें उसने कहा था कि बाइकर गैंग के सदस्यों ने पुलिस के पीसीआर वैन पर पथराव किया था और इसीलिए आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पीसीआर टीम पर जान का कोई खतरा नहीं था। तो फिर दिल्ली पुलिस ने गोली क्यों चलाई? करण की मां का शुरू से ही दावा था कि उसका बेटा बाइकर गैंग का सदस्य नहीं है। हाँ, पुलिस वाले थे, लेकिन पुलिस वाले भी वो कोई पत्थर तो मार नहीं रहे थे, समझे ना। हाँ, इनको हटा रहे थे, रोक रहे थे, ये होता है। और तकरीबन पुलिस वाले आते हैं, वो बाइकरों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइकर जो है कटवट मार के भाग जाते हैं। एक तबका ये मानता है कि दिल्ली की सड़कों में इस तरह के बाइकर गैंग स्टंट के नाम पर उत्पात मचाते हैं और पुलिस को इसे रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। घटना के बाद पुलिस ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि 30 से 35 बाइक सवारों ने 28 जुलाई की रात पुलिस के पीसीआर वैन पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। उनको जब रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिसमें पीसीआर की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। और जब एक बाइकर के ऊपर टायर पे गोली चलाई गई उनको रोकने के लिए, तो एक गोली जो पीछे बैठे थे करण पांडे उनको लगी, जिनकी हॉस्पिटल में जाके मृत्यु हो गई। जो गाड़ी चला रहे थे मोटरसाइकिल, उनका जो ब्लड टेस्ट है वो अल्कोहल पॉजिटिव आया। जांच टीम ने 9 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले हैं। इसमें यह भी साबित नहीं हो पाया कि पुलिस ने नियम के मुताबिक पहले बाइक के टायर पर गोली चलाई। दरअसल मारा गया छात्र करण पांडे उस दिन बाइक के पीछे बैठा था और पुलिस की गोली उसके पीठ पर लगी थी। सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली पुलिस को एक निहत्थे छात्र से जान का खतरा क्यों लगा? क्या लड़के पर गोली चलाने के पहले उसे हवा में फायरिंग कर चेतावनी नहीं देनी चाहिए थी? अच्छा मैडम, आप यहाँ पर आराम कीजिए, आपका लड़का आपको शाम तक मिल जाएगा, ठीक है? हाँ सुमन मैडम, जरा मैडम का ध्यान रखना। जी सर, बिल्कुल। हाँ दीदी, नहीं हमारा करण तो गया, मुझे नहीं पता मैं। आप परेशान मत होइए बहन जी, आप रोइए नहीं। ये लीजिए चाय और ये लीजिए बिस्किट खा लीजिए, लीजिए। हाँ, नहीं मैं कराती हूँ बात। आप परेशान मत होइए। आप जरा मेरी को बताएंगे मैं कहाँ पे हूँ? हेलो, हाँ जी जी, ये मंदिर मार्ग थाना है। हाँ, आप लोग यहीं आ जाइए। जी जी, बात कीजिए। ये ठीक है। आप परेशान मत होइए, बड़े साहब आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा। करण, करण, मेरा बच्चा करण, उठ जा बेटा, उठ जा करण। क्यों छोड़ के चला गया करण मुझे? नहीं बेटा प्लीज उठ जा मेरे बच्चे। कहाँ चला गया? क्यों नहीं बोलता बेटे? उठ जा, तुझे तेरी माँ की कसम है करण। क्या हो गया तुझे करण? क्या हो गया? कहाँ चला गया मेरे बच्चे? कुछ बोलना,
चुप क्यों है? करण नहीं, उठ जा करण, भगवान। करण क्या हो गया बेटा तुझे? कल तक तो ठीक था ना तू? कब गया तू? क्यों गया तू? उठ करण उठ, प्लीज मेरा बच्चा, उठ जा राजे। मंजू पांडे की जिंदगी का आखिरी सहारा, उसकी आंखों का तारा करण अब मौत की नींद सो चुका था। लेकिन गौरतलब बात यह है कि उसकी मौत हुई कैसे? क्या उसकी मौत हुई थी या ये कोई हत्या की साजिश थी? इस कहानी को समझने के लिए आपको ले चलते हैं उस खौफनाक रात के साये में जिसने करण पांडे की जिंदगी से उसकी सांसें छीन। यार अगर क्योंकि मम्मी को पता लग गया ना तो मुझे जान से मार देगी। करण पांडे जैसे संस्कारी लड़के भी जो ये समझते हैं कि 18 साल की उम्र में वो दुनियादारी को समझने के लिए सक्षम है, उन्हें अभिभावकों की ज़रूरत ही नहीं है, वो शायद भूल करते हैं। अपराधी किस्म के ऐसे ही असामाजिक लोगों को करण जैसे कमज़ोर लोगों की ज़रूरत होती है। उन्हें मज़ा आता है किसी को अपने जैसा बनाकर, और ऐसा ही हुआ। अबे कितना टाइम लगा रहा है तू? लड़की इधर तैयार होता क्या? जल्दी आ रहा हूँ यार। अबे जल्दी आना यार। भाई जल्दी जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे, समझा ना? यार अगर क्योंकि मम्मी को पता लग गया ना तो मुझे जान से मार देगी। जल्दी आ। ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है जल्दी बैठ। अरे ये कैसे चला रहा है? सर देखो मरेगा सर, मरेगा ये छोरा। अरे मरने से डरते भी नहीं है। सर ये रोज रोज का टंडा खत्म करो, साल में मारो गोली सर, देखी जाएगी आज तो। आज इनका आतंक खत्म करता हूँ, आज इन्हें ठोक ही देता हूँ। ठोको साले। अरे सर सोचना क्या है सर, गोली मार के खेल खत्म करो ना, पुलिस की नाक में दम कर रखे छोड़े ना। रोज का करो सर खत्म करो। अरे क्यों नहीं है? गाड़ी साइड लगा, रोक साइड करके। लगा लगा लगा। अरे एक तो साला मर गया, एक तो मर गया। चल भाई तू इसको उठा सर। चल गाड़ी में चल। निकल गया साला। चला बुलाओ एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे ना कुछ ना, खत्म। सन 2013 में दिल्ली की रातें पाइकर गैंग के आतंक से थर्रा रही थी, जिन पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक टीम गठित की थी। इसी टीम का एक इंस्पेक्टर रजनीश परमार, जो कि 27 और 28 जुलाई 2013 की रात पीसीआर के साथ गश्त पर था। अब सवाल उठते हैं कि क्या यह हादसा था या हत्या की साजिश? क्या तेज भागती बाइक के टायर पर निशाना लगाना जरूरी था? और गोली पुनीत के पीछे बैठे करण को ही क्यों लगी? कि कहीं पुनीत शर्मा करण की हत्या की साजिश में शामिल तो नहीं था? ऐसे और भी कई सवाल हैं। दिनांक 26/11/2018 को विजेता सिंह रावत पटियाला हाउस कोर्ट ने रजनीश परमार को दोषी
और उस पर कार्रवाई करने का तुरंत आदेश दिया, लेकिन अब तक ये आदेश अमल में क्यों नहीं लाया गया? रजनीश परमार को पुलिस महकमे ने क्लीन चिट क्यों दी और उसे किस आधार पर दी, ये भी बात सोचने वाली है। अभी तक उस पर ये एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? रजनीश परमार अपने केस की स्वयं जांच क्यों कर रहा है? पुलिस किसी और से जांच कराने से क्यों बच रही है? क्या अन्य गवाहों को डरा धमका कर रजनीश परमार इस जांच को बाधित कर रहा है? पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में करण को शराब पिया बताया, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में शराब नहीं, केवल खाना ही पाया गया। शराब गले से नीचे नहीं उतरी, जिसका मतलब साफ है कि करण की मौत के बाद उसके गले में शराब डाली गई। ऐसे सैकड़ों सवालों के साथ पिछले 6 साल से एक मां इंसाफ की मांग कर रही है। इस पुलिस हेडक्वार्टर में एक ऑफिसर बैठा है जिसका नाम है रोबिन हीहू, जिसने ये कहते क्लीन चिट दे दी कि हमारे इंस्पेक्टर ने गोली नहीं चलाई। तो आखिर उसने गोली नहीं चलाई तो आखिर गोली किसने चलाई है? और एक तब कमिश्नर साहब कहते हैं कि हम करण पांडे की मां को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। तो आखिर जब मेरा बच्चा निर्दोष था तो उस हत्यार के खिलाफ आज तक क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया था? 11/10/2014 को एलजी साहब ने ये ऑर्डर पास किया है जिसमें लिखा है कि पीड़ित की मां को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और दोषी इंस्पेक्टर के खिलाफ डिपार्टमेंट एक्शन लिया जाए। ये कहकर 13/10/2014 को पुलिस कमिश्नर को फाइल भेज दी गई थी, जिस पर आज तक उन्होंने ऑर्डर पर कोई एक्शन नहीं हुआ गया। 10/2/2014 को होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी अर्चना मैडम ने मेरे बेटे की हत्या के मामले में इंस्पेक्टर को दोषी पाया और ये फाइल एलजी हाउस भेज दी थी, जिसमें यह लिखा है दोषी इंस्पेक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाए, जिस पे आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। 27 जुलाई 2013 की रात को दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर रजनी परमार ने मेरे बेटे की गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस मामले में मैंने यहाँ पार्लियामेंट स्टेट थाने में कंप्लेंट दी थी कि मेरे बेटे के हत्यारे इंस्पेक्टर रजनी परमार के खिलाफ एफआईआर की जाए। आज तक उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि मेरे बेटे को 6 साल 3 महीने हो चुके। पटियाला हाउस कोर्ट ने विजेंद्र सिंह रावत ने 26/11 को एक ऑर्डर पास किया है मेरे बच्चे की मौत के केस में, जिसमें इंस्पेक्टर को दोषी पाया था। इंस्पेक्टर के खिलाफ तुरंत एफआईआर करने का ऑर्डर पास किया, जिस पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट में 3/5/2016 को मैंने केस लगाया था। इसलिए केस लगाए थे इस कोर्ट में कि एलजी साहब के ऑर्डर का पालन किया जाए, कि जो एलजी साहब ने ऑर्डर पास किया था दोषी इंस्पेक्टर के खिलाफ डिपार्टमेंट एक्शन लिया जाए। इसलिए मैं दिल्ली हाई कोर्ट में आई थी, मगर पुलिस ने कोर्ट को गुमराह किया कि हम डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहे हैं और ये कह के कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके हम माँ को जवाब देंगे। जज साहब राइस एंड लो ने ये बोला कि आप डिपार्टमेंट इंक्वायरी ख़त्म करके माँ को जवाब देना, और मुझसे बोला कि आप दिल्ली पुलिस पर भरोसा करो, दिल्ली पुलिस आपके साथ इंसाफ करेगी। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। आज मेरे बच्चे की मौत को 6 साल 3 महीने हो गए। मेरे बेटे के हत्यारे के खिलाफ आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 27/7/2013 की रात को दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर ने मेरे बेटे करण पांडे की गोली मार के हत्या कर दी थी। उस विषय में यहाँ एक न्यायिक जांच बैठी थी, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हुई थी 6/8/2013 को और ख़त्म हुई थी 23/1/2014 को। उसमें डीएम साहब ने दिल्ली पुलिस के 23 झूठों को बेनकाब किया और मेरे बेटे को निर्दोष पाया, इंस्पेक्टर रजनी परमार को दोषी पाया, जिस पर आज तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। जस्टिस श्री केजी बालाकृष्ण चेयरपर्सन ने 31 मार्च 2014 को अपने फैसला सुनाया कि पीड़ित की मां को 5 लाख का मुआवजा दिया जाए और दोषी इंस्पेक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाए, और ये कहकर एलजी साहब को फाइल भेज दी थी। और एलजी साहब ने एनएचआरसी को 5 लाख का मुआवजा देखने के साथ ही 50 लाख का मुआवजा कर दिया कि मां को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और दोषी इंस्पेक्टर के खिलाफ डिपार्टमेंट एक्शन लिया जाए, जो कि दिल्ली पुलिस ने अपने दोषी इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लिया और उसके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी लेके बैठ गए थे, जिस पर आज तक उन्होंने उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। तो अस्पताल लेके गए थे उसको यही पुलिस वाले, तो वहाँ पर डॉक्टर किरण कुमार नेगी ने बोला था कि जो दिल्ली पुलिस ने इल्ज़ाम लगाए करण पांडे पे कि पत्थर मारे थे 150-200, उस विषय में उन्होंने ये कहना है डॉक्टर किरण कुमार नेगी का कि करण पांडे पे झूठे इल्जाम लगाए। करण पांडे के हाथों में कोई मिट्टी और बालू के निशान नहीं पाए थे, और एक पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए पूरा पुलिस महकमा क्यों बदनाम हो जाएगा। मैं ये चाहती हूँ मेरे बेटे के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए और एक माँ को इंसाफ दिया जाए। मेरा नाम साइमन बेंजामिन है, मैं एक एडवोकेट हूँ। मंजू पांडे जी का केस मेरे पास 2015 में आया था।
मई 2015 में। उनका ऑलरेडी उस वक्त एक रिट पिटिशन डिस्पोज ऑफ हो चुका था दिल्ली हाई कोर्ट से, और उसमें एक ऑर्डर आया था जहाँ पे जो स्टेट है उन्होंने कहा कि उन्होंने एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की है कुछ पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, स्पेशली मिस्टर रजनीश परमार वाज द पर्सन हु वाज मोस्ट हाईलाइटेड। उसमें 27-28 जुलाई 2013 को एक इंसिडेंट हुई थी जहाँ पे एक कुछ बच्चे जो थे उनके ऊपर एक एलिगेशन है कि ये बाइक में स्टंट कर रहे थे और पुलिस वहाँ पहुँच के उन्होंने सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश की। तो वहाँ पे जब उन्होंने इन बच्चों को फिर भगाया वहाँ से, तो जो मेरी जो क्लाइंट है मंजू पांडे, उनका बेटा और एक और लड़का पुनीत शर्मा एक बाइक पे वहाँ से जा रहे थे। तो पीसीआर वैन उनको फॉलो कर रही थी और उस पीसीआर वैन में जो पुलिस ऑफिसर थे मिस्टर रजनीश परमार, उन्होंने फायरिंग की। शर्मा वो घायल हो गया और दूसरे लड़के की डेथ हो गई। उसको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लेकर गए, तो वो वहाँ पे जब पहुँचे तो ब्रॉट डिक्लेयर डेथ था। और इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक एफआईआर दर्ज हुई। द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, दिस वाज नॉट रिलेटेड टू द डेथ ऑफ द बॉय। ये एक्चुअली एफआईआर दर्ज हुई फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट। तो उसमें जो एफआईआर उन्होंने दर्ज की, वहाँ पे ये दोनों लड़कों को दोषी दिखाया गया, ना कि उसमें कोई इस बात की इंक्वायरी हुई कि ये जो डेथ हुई थी लड़के की, ये किस प्रकार इसकी हत्या हो गई। और इसके बाद एक एनएचआरसी ने इसको कॉग्निजेंस लेके एक डिपार्टमेंटल एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हुई। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में रिपोर्ट आया कि जो पुलिस का फोर्स था वो एक्सेसिव था, और इसके चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इनको कॉम्पनसेशन भी दिया। जहाँ पे ये लड़के की डेथ हुई है वहाँ पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आज एक लिटिगेंट एक सिटीजन कोर्ट में आई है अपने बेटे के मृत्यु के वजह से, वो उनको जो न्याय चाहिए, और वो क्या परिस्थिति में कोर्ट के सामने है, उनको क्या आश्वासन दे सकती है दिल्ली पुलिस के, हम यहाँ पे इस ऑर्डर के खिलाफ हैं, बट हम जब आपका केस हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो निष्पक्ष होकर करेंगे। ये जो चीज़ है, इस पे एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में जब फाइंडिंग आई थी, तो वहाँ पे उन्होंने मैजिस्ट्रेट साहब ने भी ये एक्सप्रेस किया है कि दिस इज़ अ हाईली डाउटफुल स्टोरी, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कोई बिलीफ नहीं दिखाई है कि इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है। और उनका ये कहना था कि हो सकता है दिस इज ऑल अ क्रिएशन टू सबवर्ट अटेंशन फ्रॉम द डेथ ऑफ द बॉय। तो उन्होंने ये अपनी जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी में जो उन्होंने रिपोर्ट दिया है, उन्होंने ये बताया है कि जो लड़के की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, वो एक फायरिंग से हुई है। बट ये फायरिंग किसने की है, जबकि वहां पे ऑब्वियसली इट इज एन एडमिटेड पोजीशन दैट पुलिस वाज देयर। वो डिनाई नहीं कर रहे अपने प्रेजेंस को, और ये कोई उनका केस नहीं है कि वहां पे कोई और लोग भी और कोई व्यक्ति भी मौजूद थे, या ये जो लड़के थे उनके पास कोई फायर आर्म पाया गया। तो जब इस परिस्थिति में एक लड़के की डेथ हुई है फायरिंग से, यूज ऑफ फायर आर्म से, और पुलिस कह रही है कि हमने फायर किया था टू प्रिवेंट देम फ्रॉम मूविंग अवे और व्हाटएवर इट वाज, सो इट इज अ नेचुरल कंक्लूजन टू ड्रॉ दैट ये जो फायरिंग हुई है उसी से ही डेथ हुई है। बट उन्होंने दो चीजों को अलग कर दिया है, ये दिखाते हुए कि जो पुलिस ने फायरिंग की है वो जरूर की होगी, बट ये लड़के की डेथ उस फायरिंग से नहीं हुई है, लेकिन इसकी डेथ फायरिंग से हुई है। किसने फायर किया, वो एकदम उन्होंने उस प्रश्न को जवाब उसका दिया ही नहीं है। तो मंजू पांडे जी का यही कहना है कि वो अपने बेटे के लिए जहां तक जिस कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा वो कराएंगी, और वो चाहती हैं कि ये केस में उनको ये पता चले कि एक माँ को क्या चाहिए, उनको ये जानना है कि मेरे बेटे के साथ उस दिन क्या हुआ। ये केस एक उदाहरण है हमारे लिए एज ए सोसाइटी कि हम देख सकते हैं कि गलत से गलत परिस्थितियों में भी यदि आप न्याय पे विश्वास रखें तो वो कहीं ना कहीं जाके कितने साल बाद भी आप देख सकते हैं। मंजू पांडे जी के केस में कोर्ट ने एक आदेश दिया एफआईआर के लिए, तो न्याय कभी खाली नहीं जाता है, और हमेशा न्याय पे विश्वास रखने से ही आपको एक उस पे कोई ना कोई अंजाम, कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है। पहली बड़ी उलझी हुई है, आखिर इस कहानी का सूत्र संचालक कौन है? वो जो बाइकर्स बाइक चला रहे थे वो पथराव कैसे कर सकते थे, और फिर पत्थर कहां से आए? ऐसे सैकड़ों सवालों के साथ एक मां दिल्ली के पुलिस महकमों
और अदालतों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसे इंसाफ कब मिलेगा? अभी के लिए विदा दोस्तों, लेकिन फिर मिलेंगे मौत की एक और पहेली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।